स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनिफिशिएंट। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे स्पेशल सेंसेस की पार्ट्स विजन्स के हवाले से। यानी हमने आइज़ की एनाटॉमी के बारे में, आइज़ की जितनी भी पार्ट्स है उसके बारे में हमने डिटेल से क्लास ली थी। आज हम बात करेंगे कि किस तरह आइज़ के रेटिना के ऊपर पिक्चर्स बनती है और कौन कौन से वो एबनॉर्मेलिटीज़ है, कौन कौन से वो डिजीज़ है जो कि आइज़ के साथ रिलेटेड है। आइज़ की वो कौन कौन सी डिजीज़ है, उसको भी हम जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म डिजीज़ है जो कि कुछ फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल डिजीज़ है और कुछ आइज़ के स्ट्रक्चर में एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से काज होती है। तो उनके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव: डिस्कस इमेज फॉर्मेशन बाय डिस्क्राइबिंग रिफ्रैक्शंस, एकोमोडेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द पुपिल्स। तो देखिए, इमेज फॉर्मेशंस के लिए ये 3 स्टेप्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है: रिफ्रैक्शंस, एकोमोडेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द पुपिल्स। दूसरी ऑब्जेक्टिव हमारी आज होगी एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डार्क एडाप्टेशन एंड लाइट एडाप्टेशंस। ये भी हमारी एक ऑब्जेक्टिव होगी और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के पैथोलॉजिकल कंडीशन विच इज़ रिलेटेड विद आइज़, वो भी आज हम पढ़ेंगे। फोटो रिसिप्टर: तो देखिए, विजन्स के लिए जो रिसिप्टर्स रिक्वायर्ड है, जो रिसिप्टर रिस्पॉन्सिबल है फॉर द विजन्स, उसको हम कहते हैं फोटो रिसिप्टर। और उस फोटो रिसिप्टर की 3 टाइप्स है, मेन 3 टाइप्स है फोटो रिसिप्टर की, उसके बारे में हम बात करेंगे। फोटो रिसिप्टर सेल्स आर द सेल्स दैट एब्जॉर्ब लाइट एंड जनरेट अ केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो देखिए, फोटो रिसिप्टर वो रिसिप्टर्स है जो कि लाइट को रिसीव करता है और लाइट की रेस को कन्वर्ट करता है इनटू केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और ये सिग्नल विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिक नर्व पहुंच जाती है टू ब्रेन, और ब्रेन इस विजन की, उस पिक्चर की इंटरप्रिटेशंस करके जो है हमें बताता है कि व्हाट्स द कलर, व्हाट्स द ऑब्जेक्ट्स, यानी जिस तरह उसकी शेप्स होती है, कलर होती है, उसके बारे में हमें बताता है। There are 3 kind of photoreceptor in the retina: rods, cones and ganglion cell। ये आप लोग MCQs के लिए याद रखें। रेटिना के ऊपर, रेटिना वो पार्ट है where picture forms there, जहाँ पे पिक्चर्स जो है वो बन जाती है। अब देखिए, रेटिना के ऊपर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स है which are responsible for विजन फॉर्मेशन, जो कि विजन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें फर्स्ट है रॉड्स, दूसरा है कोन्स और थर्ड है गैंग्लियंस। दिस आर स्पेशल नर्व सेल। ये वो स्पेशल नर्व सेल्स है जो कि पिक्चर फॉर्मेशंस के लिए या विजन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फर्स्ट वन है रॉड्स। रॉड्स कंटेन अ प्रोटीन पिगमेंट कॉल्ड रोडोप्सिन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रोटीन। द प्रोटीन विच इज़ प्रेजेंट इन रॉड्स इज कॉल्ड रोडोप्सिन। और रॉड्स जो है ये एक स्पेशल रिसिप्टर्स है विच आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ रेटिना। रॉड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट स्कोटोपिक्स विजन। तो देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइट के वक्त हमें जो विजन्स नज़र आती है, हमें जो चीज़ें नज़र आती है, उसको हम कहते हैं स्कोटोपिक विजन्स या उसको हम कहते हैं नाइट विजन। और ये किस चीज़ की वजह से होती है? ये रॉड्स की वजह से होती है और रॉड्स में प्रेजेंट होता है रोडोप्सिन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रॉड्स क्या है। रॉड्स एक रिसिप्टर्स है ऑन द सर्फेस ऑफ रेटिना। रॉड्स के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इस प्रोटीन को हम कहते हैं रोडोप्सिन्स, और रोडोप्सिन नाइट विजन या स्कोटोपिक विजन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। दे कैन नॉट डिस्टिंग्विश कलर फ्रॉम ईच अदर्स बिकॉज दे हैव ओनली वन काइंड ऑफ रोडोप्सिन विच एब्जॉर्ब द लाइट वेव लेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर। इसके अलावा देखिए, रात के वक्त चूँकि एवरीवेयर देयर इज़ डार्कनेस, तो इसी वजह से हम रॉड्स को इस्तेमाल करते हैं। रॉड्स जो है इस लाइट को डिटेक्ट करते हैं विच इज़ प्रेजेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डार्कनेस। तो मतलब ये है कि रॉड्स में ये एबिलिटी नहीं है कि वो कलर्स को एक दूसरे के साथ डिफ्रेंशिएट करे, यानी रॉड्स हैज़ नो एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट कलर फ्रॉम वन अनदर, क्योंकि रॉड्स जो है वो सिर्फ एक वेवलेंथ को रिसीव करता है और वो वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर। ये आप लोग MCQs के लिए याद रखें कि रॉड्स कौन सा वेवलेंथ की लाइट्स को जो है रिसीव करता है, तो वो है 500 नैनोमीटर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद है कोन्स। कोन्स दूसरी रिसिप्टर्स है रेटिना के सरफेस पे। कोन सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डे या फोटोपिक विजन्स। तो देखिए, ये भी MCQs के लिए आ सकता है। द विजन ड्यूरिंग डे इज कॉल्ड फोटोपिक विजन्स। तो कोन्स जो है ये फोटोपिक विजन्स, या दिन के वक्त हमें जो चीज़ें भी नज़र आती है, जो भी कलर्स हम देखते हैं, जो भी इन्वायरमेंट को हम परसीव करते हैं, ये किस चीज़ की वजह से होती है? ये कोन्स की वजह से होती है। द कोन सेल्स है विजुअल पिगमेंट एज फोटोप्सिन। और जिस तरह रॉड्स में प्रेजेंट थी रोडोप्सिन, इस तरह कोन्स में प्रेजेंट है एक प्रोटीन जिसको हम कहते हैं फोटोप्सिन। देर आर 3 काइंड ऑफ कोन्स दैट एब्जॉर्ब डिफरेंट काइंड ऑफ वेवलेंथ लाइट्स। तो देखिए, रॉड्स के मुख्तलिफ किस्म के 3 टाइप्स है और ये मुख्तलिफ किस्म के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। थर्ड रिसिप्टर क्या है? वो है गैंग्लियन सेल। गैंग्लियन सेल आर द लार्जेस्ट न्यूरॉन ऑफ द रेटिना
their axon from the optic nerve. Some of the ganglion cell absorb light and transmit signal to the brainstem nuclei that control pupillary diameters. तो देखिए गेंगलियन जो है वो सबसे लार्जेस्ट सेल है रेटिना के सरफेस के ऊपर, यानी जितनी भी 3 रिसेप्टर्स है रेटिना के सरफेस पे, इसमें सबसे लार्जेस्ट क्या है, कौन सा है, वो है गेंगलियन सेल। और इसका जो एक्सॉन पार्ट है उसकी जो एक्सटेंशन है वो ऑप्टिक नर्व तक एक्सटेंड होती है। मतलब ये है कि इसकी वजह से रेटिना से एक पिक्चर ऑप्टिक नर्व तक पहुंच जाती है और फिर ऑप्टिक नर्व से जो है वो पिक्चर्स ब्रेन तक ट्रांसमिट होती है। सम ऑफ द गेंगलियन सेल एब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांसमिट सिग्नल टू ब्रेन स्टेम। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसमें से कुछ गेंगलियन जो है वो लाइट को जो है एब्जॉर्ब करता है और रेटिना के ऊपर जो लाइट पड़ती है उसको एब्जॉर्ब करती है और फिर उसी लाइट को ट्रांसमिट करती है ब्रेन की स्ट्रीम को विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिक नर्व। और इसी तरह ब्रेन फिर पुपिलरी की जो डायमीटर्स है, पुपिल्स की जो डायमीटर्स है उसको कंट्रोल करती है, लाइट के मुताबिक पुपिल की डायलेशन और कंस्ट्रिक्शन होती है। अब देखिए ये रॉड सेल्स है और ये कौन सेल्स है, ये इसकी स्ट्रक्चर्स है, रॉड शेप्स एंड कौन शेप्स, ये इन दोनों की स्ट्रक्चर्स है और ये इसके मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स है। आउटर सेगमेंट है और ये इनर सेगमेंट है और इसके साथ यहाँ पे प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया और इस यहाँ पे एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। इसी तरह एक न्यूक्लियस यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है इनसाइड द रॉड सेल्स। इमेज फॉर्मेशन, मेनली हमारी जो टॉपिक है वो है रिलेटेड विद इमेज फॉर्मेशन, यानी वो कौन से स्टेप्स है, वो कौन से प्रोसेस है, वो कौन सा फिजियोलॉजी है जिसकी वजह से जो है इमेज की फॉर्मेशन होती है आइज़ में और वो इमेज इंटरप्रेट होता है इनसाइड द ब्रेन। द आई इज जस्ट लाइक अ कैमरा, आइज़ की जो एग्जाम्पल है वो एक कैमरा की जैसे। इफ ऑप्टिकल कंपोनेंट फोकस ऑन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ लाइट सेंसिटिव फिल्म कॉल्ड रेटिना। तो देखिए जब लाइट जो है वो पड़ जाती है आंख्स में तो रेटिना के ऊपर वो पड़ जाती है और रेटिना के ऊपर उसकी रिफ्लेक्शंस होती है। इमेज फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 प्रोसेस। तो जिस तरह हमने बात की कि इमेज फॉर्मेशंस के लिए ऑब्जेक्टिव में हमने बात की इमेज फॉर्मेशंस के लिए 3 स्टेप्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनमें से अगर एक स्टेप ना हो जाए तो इमेज की फॉर्मेशन नहीं होती। फर्स्ट ये है रिफ्रैक्शंस, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय द लेंस एंड कॉर्निया, यानी फर्स्ट जो है वो रिफ्रैक्शंस होती है जब लेंस के ऊपर लाइट जो है वो पड़ती है तो वो लाइट जो है वो एक पॉइंट्स पे रेटिना के ऊपर पड़ जाती है। तो मतलब यह है कि रिफ्रैक्शंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी जितनी भी लाइट है उसको एक पॉइंट पे लाना और रेटिना के ऊपर पड़ना, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शंस। दूसरा है एकोमोडेशन, चेंज इन शेप ऑफ द लेंस, यानी लेंस और लेंस के साथ जो पुपिल्स है आइज़ का, जिसको हम गेटवे ऑफ आइज़ भी कहते हैं, ये अपनी शेप में चेंजेस लाता है और ये चेंजेस रिफ्रैक्शंस के लिए और एकोमोडेशंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लाइट अगर हार्मफुल है या ग्लर टाइप लाइट्स है तो उसकी जो है इनर साइड उसकी ट्रांसमिशन नहीं होती और आंख को हार्मफुल इफेक्ट से बचा लेता है। तो एकोमोडेशंस का मतलब ये है कि लाइट एडेप्टेशंस और डार्क एडेप्टेशन, इसको हम पढ़ेंगे। तो इसके मुताबिक पुपिल्स में और लेंस में एकोमोडेशन आती है, चेंजेस आती है। थर्ड क्या है, कंस्ट्रिक्शन, नेरोविंग ऑफ द पुपिल्स, यानी पुपिल्स जो अगर नेरो हो जाए, फॉर एग्जांपल लाइट्स की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो पुपिल नेरो होता है और इसी तरह लाइट को अंदर जाने से जो है वो प्रिवेंट करता है। तो ये 3 वो स्टेप्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इमेज फॉर्मेशंस के लिए और विदाउट द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द स्टेप इमेज फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल। अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट रेज। By entering the light rays into the eyes, they are refracted by cornea 75% and lens 25% of the eye, so that the light rays may come into exact focus on the retina. तो जिस तरह मैंने आपके साथ बात की, फॉर एग्जांपल ये रेटिना है, ये लेंस है और ये फॉर एग्जांपल आइरस है, आइरस और ये पुपिल्स है। तो देखिए रिफ्रैक्शंस का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल यहाँ से लाइट आते हैं, यहाँ से लाइट आते हैं, हर साइड से ये लाइट आते हैं। अब इन लाइट ने पुपिल को भी पास करना है और लेंस को भी पास करना है, तो इसी वजह से ये लाइट जो है ये लेंस के ऊपर पड़ती है और लेंस ये लाइट जो है इसी तरह एक पॉइंट पे रेटिना के सरफेस पे इसी तरह एक पॉइंट पे इसको रिफ्लेक्ट करता है और रेटिना के ऊपर यहाँ पे जितने भी रॉड सेल्स होते हैं ये उसको डिटेक्ट करते हैं और कौन सेल्स की वजह से जो है उसको पहुँचा देता है टुवर्ड्स द ऑप्टिक नर्व और ऑप्टिक नर्व के जरिए ब्रेन तक पहुंच जाती है और वहाँ पे उसकी जो है इंटरप्रिटेशन होती है। तो देखिए ये रिफ्लेक्शन जिस तरह मैंने आपको बताया ये रिफ्लेक्शंस है, यानी डिफरेंट एंगल से लाइट आती है और वो एक पॉइंट पे जो है वो फोकस होती है और ये एक पॉइंट पे फोकस करना किसका काम है, ये पुपिल का काम है एलॉन्ग विद लेंस। तो देखिए कॉर्निया 75% जो है वो कॉर्निया से भी यहाँ पे एक लेयर है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं। तो देखिए सबसे जो है वो ब्रॉड सरफेस आइज वो कॉर्निया है, आउटर लेयर है।
तो ये इस पे भी जो है वो लाइट की एडेप्टेशन होती है। तो देखिए 75% एडेप्टेशन या 75% रिफ्लेक्शन होती है कॉर्निया से एंड 25% जो है वो लेंस इसकी रिफ्लेक्शंस करती है। इमेज फोकस ऑन द रेटिना आर रियल एंड इनवर्टेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। रेटिना के ऊपर, ये फॉर एग्जांपल रेटिना है, रेटिना के ऊपर जो पिक्चर्स बनती है वो रियल पिक्चर्स होती है और इसके बाद ये इन्वर्टेड पिक्चर होती है। अगर फॉर एग्जांपल एक बॉडी है वो इसी तरह हेड इसका ऊपर है, तो ये पिक्चर यहाँ पे इसी तरह उल्टा जो है इसकी फॉर्मेशन यहाँ पे इसी तरह उल्टा होती है, तो यहाँ पे वो इसी तरह उसका हेड नीचे और सर ऊपर होगा। मतलब यह है कि रेटिना के ऊपर जो पिक्चर बनती है वो इन्वर्टेड पिक्चर होती है और ब्रेन के ज़रिए फिर उसको जो है वो सीधा किया जाता है, इसकी जो है वो करेक्ट जो है हम उसकी स्टेटस को मेजर कर। दूसरा है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन ऑफ द आइज रेफर टू द एग्जैक्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल एडजस्टिंग लेंस टू अल्टर इंक्रीज इट्स रिफ्रैक्टिव पावर्स द क्लोजर ऑब्जेक्ट्स एंड डिक्रीज फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। तो देखिए एकोमोडेशन का मतलब यह है कि लेंस जो है इसकी एडजस्टमेंट होती है, लेंस जो है ये नरो होता है और ये डायलेट होता है और ये जितनी भी लाइट्स होती है उसके लिए जो है ये अपनी लेंस की शेप्स को चेंज करता है। तो देखिए लेंस जो है ये एडजस्टमेंट करता है। अगर लेंस की रिफ्रैक्शंस अगर इंक्रीज हो गई, डायलेट हो गई, तो इसकी वजह से जो है जितनी भी क्लोजर ऑब्जेक्ट्स है इसके लिए लेंस जो है वो डायलेट होती है एंड डिक्रीज फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, और जितने भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है दूर की पिक्चर्स है उसके लिए लेंस जो है वो उसकी डायलेशन, उसकी साइज डिक्रीज होती है। मतलब नज़दीक की चीज़ के लिए, नज़दीक की पिक्चर के लिए, नियर पिक्चर के लिए लेंस की साइज़ इंक्रीज़ होती है, लेंस डायलेट होता है, और जितने भी दूर की पिक्चर्स है उसके लिए लेंस जो है वो कंस्ट्रिक्ट होता है। इसको हम पढ़ेंगे लाइट एंड डार्क एडप्टेशंस में। द लेंस ऑफ द आइज आर कन्वेक्स एंड सो कन्वर्ज द लाइट रेज। देखिए लेंस जो है ये इंपॉर्टेंस है, लेंस जो है ये कन्वेक्स है। जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक होता है कनकेव, दूसरा है कन्वेक्स। कनकेव का मतलब फॉर एग्जांपल अगर इनर इस तरह चेंज है तो इसको हम इस तरह शेप्स को हम कहते हैं कनकेव। अगर इसी तरह शेप्स है जिसके दोनों सरफेस उभरी हुए हैं तो उसको हम कहते हैं कनकेव, यानी लेंस इसी तरह कनकेव शेप का होता है। एंड सो कन्वर्ज द लाइट रेज, और इसी तरह ये एक जगह पे लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, एक जगह पे लाइट रेज को जो है वो पहुंचा देता है। अगर इसी तरह लेंस है तो फॉर एग्जांपल अगर इसी तरह इस साइड पे लाइट पड़े तो वो इसी साइड पे आ जाएगी, क्योंकि ये कन्वेक्स कनकेव लेंस है। अगर इसी साइड पे पड़े तो शायद वो इसी तरफ घूम जाए। तो मतलब ये कि ये एक पॉइंट पे लाइट को कन्वर्ज नहीं करता, ये लाइट की डाइवर्जन करता है, लाइट को डाइवर्ज करता है। और जो कन्वेक्स लेंस है वो लाइट को कन्वर्ज करते हैं, लाइट को रेटिना के ऊपर एक पॉइंट्स पे जो है वो कनेक्ट करता है। द नियर पॉइंट ऑफ विजन, यानी वो कौन सा नियर पॉइंट है जिस हद तक हम देख सकते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द आइज दैट इन ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लियरली फोकस्ड विद मैक्सिमम एकोमोडेशन, दिस डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर या 4 इंच इन यंग एडल्ट। तो देखिए नियर पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब यह है कि वो कौन सा जो है डिस्टेंस है जिसके ज़रिए हम देख सकते हैं, यानी वो कम से कम कौन सा डिस्टेंस है जिसके ज़रिए हम देख सकते हैं, और अगर इससे कम हो जाए डिस्टेंस तो हमें वो चीज़ नज़र नहीं आती। तो वो डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर या 4 इंच एक यंग एडल्ट में। एमसीक्यूज़ के लिए आप लोग इसको याद रखें। ये है एकोमोडेशंस। तो देखिए एकोमोडेशन जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन की कि फॉर एग्जांपल ये क्लोज विजन्स है, क्लोज विजन्स, और ये डिस्टेंट विजन है, दूर की जो है विजन्स है। तो जिस तरह हमने इसकी इंटरप्रिटेशन की कि अगर एक विज़न दूर से आता है, एक पिक्चर दूर की पिक्चर हो, तो उसके लिए जो लेंस है वो कंस्ट्रिक्ट होता है, उसकी साइज़ में जो है वो कमी आ जाती है। और जो करीब की विजन्स है उसके लिए जो है वो लेंस जो है इसकी साइज़ इंक्रीज़ होती है। और उसकी मेन रीज़न ये है चूँकि दूर की जो पिक्चर्स होती है वो हर जगह से इसी तरह रेज आती है और इसी तरह लेंस उसको एक जगह पे मॉडिफाई करती है। तो लेंस अगर साइज़ इसकी कम भी हो तब भी हम देख सकते हैं, क्योंकि उन दूर की चीज़ें बहुत ज़्यादा रेज आती है, लाइट रेज। इसी तरह अगर करीब की चीज़ हो तो देखिए करीब की चीज़ के लिए जो है लेंस की साइज़ को बढ़ना पड़ता है ताकि जितनी भी रेज है वो बिल्कुल एक पॉइंट पे फोकस हो जाए। तो इसी वजह से जो है वो लेंस का साइज़ जो है वो बढ़ जाता है। तो इन लेंस की साइज़ को बढ़ना, लेंस की साइज़ को कम होना, इसको हम कहते हैं एकोमोडेशन।
कंस्ट्रिक्शन ऑफ द पुपिल, यानी पुपिल की कंस्ट्रिक्शन, इसकी क्या इंपॉर्टेंट है। द डायमीटर ऑफ द होल पुपिल इज नर्व्ड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सर्कुलर मसल ऑफ द आइरिस। आइरिस की जो सर्कुलर मसल है ये रिस्पॉन्सिबल होती है पुपिल की साइज़ को कम करने और पुपिल की साइज़ को इंक्रीज करना। पुपिल क्या है, ये फॉर एग्जांपल लेंस है, लेंस के साथ ये फॉर एग्जांपल ये सिलियरी, ये इसके साथ मसल्स है, यहाँ पे आइरिस है और ये आइरिस रिस्पॉन्सिबल होती है इस पुपिल, इस होल को हम कहते हैं पुपिल। ये आइरिस जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती है इस पुपिल की साइज़ को कम करने और ज़्यादा करने। और पुपिल ये एक गेटवे है टू द आइज़। This autonomic reflux occurs simultaneously with accommodation and prevent light rays from entering the eyes through the periphery of the lens। और इसकी वजह से जब इसकी साइज़ कंस्ट्रिक्ट होती है तो इसकी वजह से जितनी भी पेरिफेरी के रेज होती है वो आंख के अंदर दाखिल नहीं हो सकती और इसी तरह रेटिना की इंटेंसिटी और रेटिना को हार्मफुल इफेक्ट से बच जाता है। Light entering the periphery cannot be refracted and focused on the retina and would result in blurred vision। तो देखिए जितनी भी वो लाइट्स हैं जो कि साइड से आती है, अगर वो पुपिल उसको क्रॉस ना करे, पुपिल के ज़रिए वो अंदर दाखिल ना हो सके तो उसकी वजह से ब्लर्ड विजन बन जाती है, क्योंकि लेंस के पेरिफेरी पे, लेंस के साइड पे वो रेस पास हो सकती है और इसी तरह रेटिना की डिफरेंट टाइप पे वो पिक्चर बन जाती है जिसकी वजह से वो चीज़ हमें ब्लर्ड नज़र आता है। द पुपिल आल्सो कंस्ट्रिक्ट इन ब्राइट लाइट्स। तो देखिए ब्राइट लाइट्स के लिए, ब्राइट लाइट जो है उसकी वेवलेंथ चूँकि बहुत ज़्यादा होती है, इसकी एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए रेटिना को हार्मफुल इफेक्ट से बचाने के लिए पुपिल की साइज़ इंक्रीज़ होती है और बहुत कम डार्क लाइट जो है, ब्राइट लाइट बहुत कम जो है वो इनर साइड जो है रेटिना को टच करता है। पुपिलरी डायमीटर कंट्रोल, यानी पुपिलरी डायमीटर की कंट्रोल कौन करता है। द डायमीटर ऑफ द पुपिल इज कंट्रोल्ड बाय टू सेट ऑफ कंट्रेक्टाइल एलिमेंट इन द आइरिस। इसको हमने एनाटॉमी में भी पढ़ा था। दो कंट्रेक्टाइल एलिमेंट्स हैं, दो आइरिस के दो पार्ट्स हैं जो पुपिल की साइज को कंट्रोल करता है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है द पुपिलरी कंस्ट्रिक्टर कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल सेल that encircle the pupil. When stimulated by the parasympathetic nervous system, it's narrow the pupil and admits light to the eyes। तो देखिए पैरासिम्पैथेटिक एक होते हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक एक होते हैं सिंपैथेटिक ड्यूरिंग द टाइप ऑफ स्ट्रेस जो सिस्टम एक्टिवेट होते हैं उसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक। दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक ड्यूरिंग ऑर्डिनरी लाइफ, ड्यूरिंग रिलैक्स लाइफ जो सिस्टम काम करते हैं उसको हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये इन सर्कल जो स्मूथ मसल्स है आइरिस के साइड्स पे, आइरिस के बॉर्डर्स पे, ये इसको जो है मैसेज देता है और इन स्मूथ मसल को कंट्रिक्ट करता है या इसको रिलैक्स करता है और उसकी वजह से पुपिल की साइज को जो है वो कम और ज़्यादा किया जा सकता है। दूसरा क्या है, द पुपिलरी डायलेटर कंसिस्ट ऑफ कंट्रेक्टाइल एपिथेलियल सेल कॉल्ड मायोएपिथेलियल सेल। व्हेन स्टिमुलेटेड बाय द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दिस सेल कंट्रैक्ट वाइडन द पुपिल्स एंड एडमिट मोर लाइट्स। तो देखिए इसमें दो मेन कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए दो निज़ाम है। अक्सर आप लोग देखते हैं कि जब एक बंदा गुस्सा में हो जाए तो उसके पुपिल जो है वो डायलेट होता है, उसके आंख जो है वो आपको बहुत ज़्यादा इस तरह रेड कलर नजर आती है, पुपिल की साइज़ उसका इंक्रीज़ होती है और ज़्यादा से ज़्यादा रेज जो है लाइट जो है उसके आंख के अंदर दाखिल हो सकते हैं। तो देखिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स के लिए यानी पुपिल को कंस्ट्रिक्ट करने के लिए ये काम है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट करता है स्मूथ मसल। तो देखिए स्मूथ मसल ये एक पैरासिम्पैथेटिक का पार्ट है, यानी ऑर्डिनरी लाइफ में पैरासिम्पैथेटिक जो है स्मूथ मसल को मैसेज देता है और स्मूथ मसल जो है वो पुपिल की साइज़ को कम करता है। इसी तरह अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो इमरजेंसी के टाइम में सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है और सिंपैथेटिक सिस्टम मैसेज देता है मायोएपिथेलियल सेल को जो कि आइरिस में प्रेजेंट होते हैं। ये इनको मैसेज देता है और इनका काम है डायलेशन ऑफ द पुपिल, यानी ये पुपिल को डायलेट करता है और इसी तरह ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्ट्रेस मोर एंड मोर लाइट जो है वो आंख के अंदर दाखिल हो सकता है। तो ये दो मेन कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करेंगे लाइट एंड डार्क एडेप्टेशन। आप लोग अक्सर देखते हैं कि जब फॉर एग्जांपल लाइट से आप डायरेक्टली इंटर होते हैं किसी डार्क रूम में तो आपको जो है वो स्पेसिफिक टाइम के लिए आपको कुछ नज़र नहीं आता। ये एक डार्क एडेप्टेशन है, यानी आपका आंख जो है ये इन डार्क सिचुएशन के मुताबिक खुद को मॉडिफाई करना चाहता है, खुद को अडॉप्ट करना चाहता है। तो सबसे लाइट एडेप्टेशन क्या है, अकर व्हेन यू गो फ्रॉम द डार्क इनटू द ब्राइट लाइट। तो देखिए अगर आप डार्क एरिया से किसी ब्राइट रूम में किसी लाइट वाली जगह पे चली जाए तो इस मॉडिफिकेशंस को आंख के अंदर जो भी मॉडिफिकेशंस आता है उसको हम कहते हैं लाइट एडेप्टेशन। गोइंग फ्रॉम डार्क इनटू ब्राइट लाइट इट इज़ डिफिकल्ट टू ओपन आइज प्रॉपरली बिकॉज ऑफ ए हार्श ग्लेयर विच ओवर स्टिमुलेट्स द रेटिना।
तो देखिए अक्सर जब आप किसी डार्क एरिया से किसी जो है लाइट वाले एरियाज पे चली जाए तो काफ़ी टाइम्स के लिए यानी एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आपको कुछ नज़र नहीं आता, क्योंकि ये हार्श ग्लेयर जो है ये रेटिना के ऊपर पड़ जाती है और आगे आपको एक क्लियर पिक्चर नज़र नहीं आती। द पुपिल क्विकली कंस्ट्रिक्ट टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलेशन। और इसी तरह लाइट एडाप्टेशन के दौरान यानी अगर आप किसी डार्क रूम से लाइट वाले रूम में चली जाए तो आपका पुपिल कंस्ट्रिक्ट होता है और इसका मतलब यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लाइट जो है जो कि आप इस रूम में दाखिल हो जाए या किसी ऐसी जगह पे चले जाए जहाँ पे लाइट था, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आंख के अंदर ना चला जाए और आंख के रेटिना को इफेक्ट ना करे। यानी रेटिना को इंटेंसिटी से प्रिवेंट करने के लिए पुपिल की साइज़ बहुत ज़्यादा कम होती है। ये आप लोग MCQs के लिए याद रखें कि ड्यूरिंग द लाइट एडाप्टेशन पुपिल की साइज जो है वो कंट्रिक्ट होता है, पुपिल की साइज कम होती है। द रॉड्स ब्लीच क्विकली इन ब्राइट लाइट्स एंड कोन्स टेक आवर। तो देखिए अक्सर जो है रॉड जो है इस वक्त एक्टिवेट होते हैं और कोन्स जो है वो अपना काम जो है वो स्लाइटली डिले करता है, क्योंकि रॉड्स का काम है इस दौरान रॉड्स का काम है तो इसलिए रॉड्स जो है वो स्लाइटली एक्टिवेट होता है। इट टेक्स 5 to 10 मिनट्स टू रिस्टोर द नॉर्मल विजन इन द लाइट। और ये भी MCQs के लिए याद रखें कि ये नॉर्मल यानी लाइट एडाप्टेशंस के लिए रिक्वायरमेंट टाइम कितना है, वो है 5 to 10 मिनट्स। यानी इस टाइम के बाद आपको जो है वो प्रॉपर एक लाइट जो है नज़र आ जाएगी। दूसरा है डार्क एडाप्टेशन। डार्क एडाप्टेशंस का मतलब क्या है? व्हेन यू गो फ्रॉम द ब्राइट लाइट इनटू डार्क रूम, यानी लाइट एडाप्टेशन में जब आप डार्क रूम से लाइट पे चले जाते हैं तो इसको हम लाइट एडाप्टेशन, डार्क एडाप्टेशन हम इसको कहते हैं जब अचानक आप किसी लाइट वाले रूम से डार्क रूम में चली जाए या किसी लाइट वाले एरिया से आप किसी डार्क एरियाज पे चली जाए। द रॉड्स पिगमेंट इज ब्लिंज्ड इनटू द इन द लाइट। तो देखिए इस दौरान रॉड्स जो है रॉड्स की पिगमेंट जो है वो एक्टिवेट होती है। इन द एब्सेंस ऑफ लाइट रोडोप्सिन रीजनरेट विद इन 20 मिनट्स। और इस दौरान जो है वो रोडोप्सिन जो कि रॉड्स में प्रेजेंट होते हैं वो रीजनरेट्स होते हैं, वो अपना काम स्टार्ट करता है। तो इसके लिए अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स रिक्वायर्ड होते हैं कि रोडोप्सिन अपना काम जो है वो स्टार्ट करे और जो है डार्क एडाप्टेशन करे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि देखिए डार्क एडाप्टेशंस के लिए नॉर्मल टाइम्स कितना है और लाइट एडाप्टेशंस के लिए नॉर्मल टाइम कितना है। डायलेशन ऑफ द पुपिल आल्सो हेल्प बाय एडमिटिंग मोर लाइट इनटू द आइज। तो देखिए ये भी दो कॉन्सेप्ट है MCQs के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हमने बात की कि लाइट एडाप्टेशंस में जब आप किसी डार्क रूम से लाइट वाले रूम में चले जाते हो तो इस वक्त पुपिल कंस्ट्रिक्ट होता है, पुपिल कंस्ट्रिक्ट होता है। और अगर डार्क एडाप्टेशन की हम बात करें यानी अगर आप किसी लाइट वाले रूम से किसी डार्क रूम में चले जाए तो उसको हम कहते हैं डार्क एडाप्टेशन। और उस डार्क एडाप्टेशन के वक्त पुपिल डायलेट होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है वो रेटिना के ऊपर पड़ जाए और हमें डार्क जो है सिचुएशन में कोई पिक्चर नज़र आ जाए। रिफ्रैक्शन एबनॉर्मेलिटीज़, देखिए कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ है रिफ्रैक्शंस के हवाले से, कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ है, कुछ प्रॉब्लम्स है विच आर रिलेटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ with the process of reflection. For focusing clear image on the retina, the normal eye known as emmetropic eyes. तो देखिए एक नॉर्मल आइज़ जो कि अच्छी तरीके से पिक्चर को रिफ्रैक्ट करता है उसको हम कहते हैं एमीट्रोपिक आइज़। कैन सफिशेंटली रिफ्रैक्ट लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट 6 मीटर टू 20 फुट्स अवे। और इसके लिए यानी नॉर्मल रिफ्लेक्शंस के लिए जो डिस्टेंस है आप लोग इसको रिमेंबर करें MCQs के लिए वो है 6 मीटर या 20 फुट अवे। अगर इससे एक पिक्चर अवे हो तो उसकी अच्छी तरीके से जो है वो एक नॉर्मल रिफ्रैक्शंस प्रोसेस वो एक्टिवेट होती है। इम्प्रॉपर रिफ्रैक्शन रिजल्ट इन मायोपिया आर नियर साइडनेस। तो देखिए करीब नज़री इसको हम कहते हैं, करीब नज़री वो इंसान जिसको करीब की चीज़ नज़र आती है और दूर की चीज़ नज़र नहीं आती उसको हम कहते हैं नियर साइडनेस या उसको हम कहते हैं मायोपिया। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि इसके करीब की नज़र अच्छी है और दूर की नज़र जो है वो अच्छी नहीं है। When the lens become thicker and the image converge in front of the retina, तो देखिए अक्सर जो है फॉर एग्जांपल ये रेटिना है, रेटिना का काम है कि इसके ऊपर जो है ये लेंस है, तो लेंस जो है लाइट को एक पॉइंट पे रेटिना के ऊपर जो है वो कन्वर्ज करता है। तो देखिए कुछ कंडीशन में ये लेंस बहुत ज़्यादा थिक होता है, इसकी थिकनेस जो है वो बढ़ जाती है। तो इसी तरह ये पिक्चर जो है फॉर एग्जांपल लेंस का काम ये है कि रेज जो है या लाइट की जितनी भी ये शुआएं है ये इसी जगह पे कन्वर्ट करे रेटिना के ऊपर। लेकिन कुछ कंडीशन में ये इस तरह होता है कि ये लेंस जो है ये बहुत ज़्यादा थिक होता है और इसी तरह ये इमेज यहाँ पे नहीं होती, यानी ये कन्वर्जन यहाँ रेटिना के ऊपर नहीं होती, ये रेटिना के फ्रंट्स पे होती है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है एक पिक्चर्स को जो है कन्वर्ज किया गया, इसकी रेस को कन्वर्ज किया गया,
तो देखिए रेटिना के फ्रंट्स पे अगर इसी तरह जो है एक पिक्चर कन्वर्ज हो जाए, एक पिक्चर बन जाए, तो उसको हम कहते हैं मायोपिया, which allow the myopic individual to see closer objects clearly but not distant object। और इसी तरह ये बंदा जिसकी लेंस थिक हो उसको जो है नज़दीक की चीज़ जो है नज़र आती है और दूर की चीज़ नज़र नहीं आती। मतलब यह है कि अगर नज़दीक में कोई चीज़ है तो उसकी रेज़ जो है वो अच्छी तरीके से दाखिल हो के उसकी पिक्चर रेटिना के ऊपर बन जाती है, लेकिन अगर दूर की एक पिक्चर है तो उन दूर ऑब्जेक्ट की पिक्चर रेटिना के फ्रंट्स पे बनती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक है, ये बहुत ज़्यादा इसकी थिकनेस बढ़ गई है और लेंस जो है अच्छी तरीके से जो है वो रेस को, लाइट विजन्स को जो है वो कन्वर्ज नहीं कर सकता। तो इसको हम कहते हैं मायोपिया या इसको हम कहते हैं नियर साइडनेस। दूसरा है हाइपरोपिया या हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरोपिया और हाइपरमेट्रोपिया या फार साइडनेस, ये इसके 3 नेम्स है। वो इंडिविजुअल जिसको दूर की पिक्चर अच्छी नज़र आती है और करीब की पिक्चर नज़र नहीं आती, तो उस इंडिविजुअल को हम कहते हैं हाइपरोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या फार साइडनेस, इन विच द लेंस बिकम्स थिनर। तो इस कंडीशन में लेंस जो है इसका सरफेस बहुत ज़्यादा थिन होता है। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए कि नियर साइडनेस में लेंस जो है वो बहुत ज़्यादा थिक बन जाता है, वो मोटा बन जाता है, और इसी तरह हाइपरोपिया या फार साइडनेस में लेंस का साइज जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। एंड द इमेज कन्वर्ज बियॉन्ड द रेटिना। और इस कंडीशन में लेट सपोज ये रेटिना है और ये लेंस है, तो देखिए ये बहुत ज़्यादा थिन है और इसी तरह ये लाइट रेस को इसी तरह जो है कन्वर्ज करता है बैक साइड ऑफ द रेटिना, यानी ये लाइट रेस जो है ये एक जगह पे कन्वर्ट होती है, एक जगह पे कन्वर्ज होती है रेटिना के बैक साइड पे। तो इसी तरह ये पिक्चर रेटिना के बैक साइड पे बनती है और इसी तरह नियर साइडनेस में रेटिना की जो पिक्चर है वो रेटिना के फ्रंट्स पे बनती है। तो ये इन दोनों में डिफरेंट है। हाइपरट्रोपिक इंडिविजुअल कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट नॉट क्लोजर ऑब्जेक्ट्स। चूंकि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की ये रेज जो है ये फॉर एग्जांपल यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया किसी दूर के ऑब्जेक्ट से, तो ये रेज ईजिली जो है ये रेटिना के सरफेस पे जो है वो अच्छी तरीके से यहाँ पे जो है वो कन्वर्ज हो सकती है और इसी तरह ये इंडिविजुअल इसको अच्छी तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकता है, अच्छी तरीके से देख सकते हैं। इस तरह अगर कोई नज़दीक की ऑब्जेक्ट से इस तरह रेज आ जाए तो ये रेज इस तरह बैक साइड पे बनती है इंस्टीड ऑफ द रेटिना। रेटिना के फ्रंट्स पे नहीं बनती, ये रेटिना के बैक साइड पे बनती है और इसको हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। प्रिस्बायोपिया। प्रिस्बायोपिया क्या है? प्रिस्बायोपिया इज अनदर एज रिलेटेड विजन प्रॉब्लम इन विच द लेंस लॉसेस इट्स इलास्टिसिटी एंड एबिलिटी टू फोकस ऑन द नियर ऑब्जेक्ट्स। तो देखिए अगर लेंस में इलास्टिसिटी नहीं है, लेंस में एकोमोडेशन एडाप्टेशन की एबिलिटी ख़त्म हो जाए ताकि वो नियर ऑब्जेक्ट के लिए जो है वो खुद को मॉडिफाई करके खुद को जो है वो कंस्ट्रिक्ट या डायलेट करे, तो उस डिजीज़ को हम कहते हैं प्रिस्बायोप्सिया। देयरफॉर द ओल्डर पीपल कैन नॉट रीड द नियर बाय ऑब्जेक्ट। और ये भी इसी तरह नियर साइटनेस की तरह है, लेकिन प्रॉब्लम्स आ जाती है किस चीज़ में? इलास्टिसिटी में, यानी इलास्टिसिटी नहीं होती, तो इसकी वजह से वो नियर की चीज़ जितनी भी है वो उसको नज़र नहीं आती और ये मोस्टली जो है वो ओल्ड एज जितने भी पेशेंट होते हैं इसमें ये प्रॉब्लम्स कम होती है। अब देखिए कुछ ये अभी तक जितने भी हमने पढ़ा, ये नियर साइडनेस, फार साइडनेस या प्रिस्बायोप्सिया, दीज आर रिफ्लेक्शन एबनॉर्मेलिटीज़, यानी रिफ्लेक्शंस में प्रॉब्लम होती है, या बैक साइड पे रेटिना की पिक्चर बनती है या फ्रंट साइड पे। लेकिन कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस है। पैथोलॉजिकल कंडीशन का मतलब यह है कि नॉर्मल फिजियोलॉजी में चेंजेस आ जाए, पैथोलॉजिकल चेंजेस आ जाए। स्ट्रेबिस्मस, फर्स्ट पैथोलॉजिकल टर्म्स क्या है, फर्स्ट पैथोलॉजिकल डिजीज़ क्या है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेबिस्मस। स्ट्रेबिस्मस इज अ कंडीशन इन विच द आई डोंट प्रॉपरली अलाइन विद ईच अदर व्हेन लुकिंग एट एन ऑब्जेक्ट्स। तो देखिए नॉर्मली अगर आप लोग देखते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर हम एक आइज़ को लेटरल साइड पर रोटेट करें तो दूसरा आइज़ जो है वो खुद ब खुद लेटरल साइड पे आ जाता है। इस तरह अगर हम लाइट को मीडियल साइड पे रोटेट करें तो खुद ब खुद लाइट जो है वो मीडियल साइड पे जो है वो आ जाते हैं। मतलब ये है कि दोनों आइज़ एक दूसरे के साथ बैलेंस में होते हैं, लेकिन अगर ये बैलेंस जो है ये डिस्टर्ब हो जाए तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेबिस्मस। अब ये कि स्ट्रेबिस्मस के मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स है, यानी फॉर एग्जांपल ये एक आइज़ है, लेट सपोज ये एक आइज़ है, ये दूसरा आइज़ है, फॉर एग्जांपल ये इसकी कॉर्निया और लेंस है, ये भी उसकी कॉर्निया और लेंस है। मतलब ये कि अगर हम इस आइज़ को जो है इस साइड पे लेटरल साइड पे रोटेट करें तो ये लाइट भी, ये आइज़ भी जो है ये बिल्कुल ये भी इसी के साथ जो है फर्स्ट आइज़ के साथ ये भी लेटरल साइड पे आ जाती है। इस तरह अगर हम ये आइज़ ये फॉर एग्जांपल राइट या लेफ्ट आइज़ को हमने जो है मीडियल साइड पे रोटेट किया
तो ये भी खुद बहुत जो है मीडियल साइड पे आ जाती है। मतलब ये कि दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस होती है। लेकिन अगर ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए, फॉर एग्जांपल एक आइज मीडियल साइड पे है, दूसरा जो है वो लेटरल साइड पे है, या एक अपवर्ड है दूसरा डाउनवर्ड है, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रैबिस्मस। तो इसका सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल जो है क्या है, वो है इसोस्ट्रोपिया। इसोस्ट्रोपिया क्या है? द टर्म डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स वेयर इसो मीन्स इनवर्ड एंड ट्रोप्स मीन्स टर्न इट इन अ फॉर्म्स ऑफ स्ट्रैबिस्मस इन विच वन आर बोथ आइज टर्न इनवर्ड्स। तो देखिए अगर दोनों आइज इनवर्ड्स की तरफ आ जाए, मीडियल साइड की तरफ आ जाए, मतलब यह है कि दोनों आइज मीडियल साइड की तरफ हो, इसको पिक्चर में आप लोग अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसको हम कहते हैं इसोस्ट्रोपिया। इसोस्ट्रोपिया का मतलब है कि दोनों आई बाल जो है वो मीडियल साइड पे आ जाती है। द कंडीशन कैन बी कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट और अकर इंटरमिटेंटली एंड गिव द अफेक्टेड इंडिविजुअल अक्रॉस आइड अपीयरेंस। और इसकी वजह इस तरह आइज जो है वो क्रॉस नजर आती है कि फॉर एग्जांपल ये आइज जो है ये दूसरे के ऊपर पड़ी हुई है, क्योंकि ये वो एक दूसरे के करीब आ जाती है। एक्सोस्ट्रोपिया इज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रैबिस्मस इन विच वन आर बोथ ऑफ द आइज टर्न आउटवर्ड। तो देखिए अगर दोनों आइज जो है वो एक दूसरे से दूर चली जाए, मतलब ये कि आई बाल्स की जो कॉर्निया है उसका जो स्क्लेरा है अगर वो आउटवर्ड चला जाए, तो उसको हम कहते हैं एक्सोस्ट्रोपिया। एक्सो मीन्स आउटसाइड, तो इसको हम कहते हैं एक्सोस्ट्रोमिया। एसोस्ट्रोपिया का मतलब ये है कि अगर दोनों आई बाल्स जो है वो इनवर्ड आ जाए, तो उसको हम कहते हैं एसोस्ट्रोपिया। हाइपरट्रोपिया, hypertropes is a forms of vertical strabismus where one eye is derived upward in which in comparison to the fellow eyes। तो देखिए जिस तरह हमने बात की इसोस्ट्रोफिया, तो देखिए आप लोग ये देख सकते हैं ये आई जो है ये इनर साइड आ गया है। अगर इसी तरह एक आइज या दोनों आइज जो है ये इनर साइड पे आ जाए तो इसको हम कहते हैं इसोस्ट्रोपिया। दूसरा है एक्सोस्ट्रोपिया। तो देखिए एक्सोस्ट्रोपिया में ये आप देख सकते हैं ये आई बाल इस तक स्क्लेरा ये आउटवर्ड जो है मीडियल साइड पे चला गया, लेटरल साइड पे चला गया है। तो अगर इसी तरह एक आइज या दोनों आइज जो है वो लेटरल साइड पे चला जाए तो इसको हम कहते हैं एक्सोस्ट्रोपिया। दूसरा है हाइपरट्रोपिया। हाइपरट्रोपिया का मतलब ये कि अगर एक आइज जो है वो ऊपर चला जाए और दूसरा अपने नॉर्मल मकदार में हो, अपनी नॉर्मल पोजीशन में हो या नीचे चला जाए, तो उसको हम कहते हैं हाइपरट्रोपिया। तो ये तीन डिफरेंट टाइप्स है। आप लोग अक्सर जो है पेशेंट्स को देखते हैं कि उसको जो है इसी तरह आइज़ के प्रॉब्लम्स होती है, तो इसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस किस्म का पेशेंट है। तो देखिए अगर दोनों आइज़ जो है इसी तरह मीडियल साइड, ये मीडियल साइड है, अगर मीडियल साइड पे एक आइज़ या दोनों आइज़ आ जाए तो इसको हम कहते हैं एसोस्ट्रोपिया। अगर लेटरल साइड पे चली जाए एक आइज़ या दोनों आइज़ तो इसको हम कहते हैं एक्सोस्ट्रोपिया। और अगर एक आइज़ ऊपर चला जाए और दूसरा आइज़ नीचे चला जाए तो इसको हम कहते हैं हाइपरट्रोपिया। इसके बाद है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा क्या है? ग्लूकोमा इज अ ग्रुप ऑफ आई डिजीज विच रिजल्ट इन डैमेज टू द ऑप्टिक नर्व एंड काज विजन लॉस। अगर ऑप्टिक नर्व्स में कोई प्रॉब्लम्स आ जाए तो उसको हम कहते हैं ग्लूकोमा, और ग्लूकोमा की वजह से विजन जो है लॉस होती है। मतलब ऑप्टिक नर्व जो कि रेटिना से जो है मैसेज कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ब्रेन तक, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम्स आ जाए तो उसको हम कहते हैं ग्लूकोमा। कैटरेक्ट क्या है? कैटरेक्ट इज द क्लाउडिंग ऑफ द आई नेचुरल लेंस। अगर आंख के ऊपर लेंस के ऊपर कोई पर्दा आ जाए तो उसको हम कहते हैं कैटरेक्ट। यानी लेंस के ऊपर अगर कोई इसी तरह जो है वो प्रोमिनेंट इसी तरह जो है कोई पर्दा आ जाए, बिल्कुल मिन्यूट सा पर्दा होता है, अगर वो आ जाए तो इसको हम कहते हैं कैटरेक्ट। इट इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ विजन लॉस इन पीपल ओवर एज 40 एंड इज आल्सो द प्रिंसिपल काज ऑफ ब्लाइंडनेस इन द वर्ल्ड। मुख्तलिफ किस्म के लोगों में ब्लाइंडनेस की वजह मेन वजह वो कैटरेक्ट होती है, और कैटरेक्ट जो है ये मोस्टली एट द एज ऑफ 40 ईयर्स ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। मायोसिस क्या है? मायोसिस इज अ मेडिकल टर्म रेफरिंग टू कंट्रैक्शन ऑफ द आइज पुपिल इन रिस्पांस टू ब्राइट लाइट्स। मायोसिस का मतलब यह है इज अ मेडिकल टर्म रेफरिंग टू कंट्रैक्शन ऑफ द आई पुपिल इन रिस्पांस टू ब्राइट लाइट। तो देखिए अक्सर आइज जो है ये कंस्ट्रिक्ट होते हैं ब्राइट लाइट। आप लोगों ने पढ़ा कि ब्राइट लाइट जब आंख के ऊपर पड़ जाती है तो इसकी वजह से जो है वो पुपिल जो है वो कंस्ट्रिक्ट होता है ताकि रेटिना की हार्मफुल्स को हम बचा दे। लेकिन अगर ये परमानेंट इसी तरह जो है वो कंस्ट्रिक्ट रहे हर एक लाइट्स के लिए तो हम उसको कहते हैं मायोसिस। मायोड्राइसिस का क्या है? मायोड्राइसिस क्या है? मायोड्राइसिस द मेडिकल टर्म फॉर एन अनयूजुअल डायलेशन और वाइडनिंग ऑफ द पुपिल। इसी तरह अगर आइज का पुपिल परमानेंट डायलेट हो जाए तो उसको हम कहते हैं मायोड्राइसिस, और अगर आइज का पुपिल कॉन्स्टेंटली कंस्ट्रिक्ट हो जाए तो उसको हम कहते हैं मायोसिस। ये इन दोनों में डिफरेंस है।
Pterygmium क्या है? Is a vascular pink tissue that can grow from the conjunctiva onto the cornea. अगर इसी तरह कॉर्निया का या कंजक्टिवा के ऊपर रेड्स या इसी तरह रेड वेसल या रेड जो है वो पिगमेंट स्टार्ट होना शुरू हो जाए तो उसको हम कहते हैं टेरिग्मियम. If it grow into the line of vision over the pupillary aperture, it can interfere with vision. और अगर ये इसी तरह स्क्लेरा के ऊपर आ जाए या इस तरह लेंस के ऊपर आ जाए तो इसकी वजह से विजन जो है ये अफेक्ट हो सकती है. तो ये आप लोग देख सकते हैं ये कैटरेक्ट है. यहाँ पे ये आप लोग ये देख सकते हैं ये एक जो है वो पर्दा आंख के ऊपर आ जाती है. इसी तरह ये मायोड्राइसिस है. मायोड्राइसिस का मतलब ये है कि आंख जो है ये इस तरह डायलेट रहता है. पुपिल जो है ये पुपिल आप देख सकते हैं ये पुपिल जो है ये कंस्ट्रिक्ट नहीं हो सकता तो इसको हम कहते हैं मायोड्राइसिस. इसी तरह ये है टेरिग्मियम. तो देखिए टेरिग्मियम में यहाँ पे रेड वेसल्स या इसी तरह रेड पिगमेंट जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है. दिस ऑल अबाउट वाज द चैप्टर ऑफ सेंसरी. जितने भी आर्गन्स है तो इसके बारे में हमने बहुत ज़्यादा डिटेल से बात की और इस चैप्टर को हमने जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स में डिवाइड किया था क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी था और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जितने भी जो है हियरिंग की विजन्स है, आइज़ की जो विजन्स है, आइज़ की जो विजन्स है, हियरिंग की जो एबिलिटीज़ है, इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से बात की थी. तो इसलिए मैंने कोशिश की कि आप लोगों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करो. इसलिए मैंने इस चैप्टर को जो है मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में ईजी हो. अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग कमेंट में भी जो है वो पूछ सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू गिव यू आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. ओके, थैंक यू.